हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। विद्यार्थी का जो जीवन है वह उसकी वर्ष पर्यंत की जो कमाई है, उसकी जो शिक्षा है, उसको आगे बढ़ाना और उसे अपने जीवन में अमल में लाना और आगे एक नया उद्देश्य लेकर के चलने को प्रेरणा देने वाला ये आपका आज का शुरुआती वीडियो है हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला की ओर से। तो आइए विद्यार्थियों, 2025-26 में कक्षा 12 हिंदी साहित्य के लिए जो कि आपकी एक अद्भुत पाठ्यपुस्तक आपके सिलेबस में दी हुई है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 10 अंक का ये टॉपिक है और कहीं ना कहीं जो आपके पूरे नंबर लाने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, उनके यहाँ 1-2 नंबर की जो कमी रह जाती है। जैसा कि हमने देखा 2024-25 का जो बोर्ड का प्रश्न पत्र था कि सूचनाओं के स्रोत कहाँ हैं, वहीं अभिव्यक्ति और माध्यम से आया था। कई विद्यार्थी कह रहे थे कि ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। विद्यार्थियों, ऐसा नहीं था। तो यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है 10 अंक का टॉपिक, उसको हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से और 10-15 दिन में या 20 दिन में पूरा करेंगे। और आप इन वीडियोस को देखने के बाद में आप इतने विश्वस्त हो जाओगे, आश्वस्त हो जाओगे कि हिंदी का जो ये पाठ्यक्रम की जो पाठ्यपुस्तक है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें कहीं से भी छोटा बड़ा कैसा भी प्रश्न आता है, रिक्त स्थान का प्रश्न आए या बहुविकल्पी प्रश्न आए या लघुत्तरात्मक प्रश्न आए, आप अच्छी तरह से उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों हमारा फोकस रहेगा एक एक पाठ्यक्रम का जो एक एक टॉपिक है उसको क्रम वाइज हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे उस जो पुस्तक है उसमें कक्षा 11 का पाठ्यक्रम भी है, 11 में भी आते हैं और कक्षा 12 में भी है। अब आपके हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आपकी जो कक्षा 12 में जो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक है, उस पुस्तक में से कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है कक्षा 12 हिंदी साहित्य में, तो वो देखते विद्यार्थी। इसमें लिखा हुआ है निर्धारित पाठ या पाठ्यक्रम। पहला जो टॉपिक होता है आपका वो पत्रकारीय लेखन से संबंधित होता है। टॉपिक दिया हुआ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और रचना की प्रक्रिया। यह आपका उस पुस्तक में जो पाठ क्रमांक है वो पाठ क्रमांक 4 आता है। दूसरा जो 5 नंबर का पाठ है वो भी आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसमें आता है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। तो यहाँ विद्यार्थियों दो देखे आपने, पाठ 4 जो कि पत्रकारीय लेखन से संबंधित है और पाठ 5 जो कि विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार से संबंधित है। विद्यार्थियों क्रमिक रूप से 6, 7, 8 भी आपके पाठ्यक्रम में है जो कि एक एक छोटे छोटे लघु टॉपिक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जैसे कि जो आपका 6वां पाठ है वो कैसे बनती है कविता, उसके बाद में 7वां पाठ है नाटक लिखने का व्याकरण और 8वां पाठ है आपका कहानी कैसे लिखें, अर्थात कैसे लिखें कहानी, इस प्रकार से। तो यहाँ विद्यार्थियों एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और रचना प्रक्रिया। ये पाठ शुरू करने से पहले विद्यार्थियों मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। नए सत्र के लिए आप पूर्ण जोश के साथ जुट जाइए। अपनी इस गर्मियों की छुट्टियों का केवल आपको आधा घंटा 1 घंटा इस रूप में देना है, ताकि आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम के विषय में जो भी आपकी भ्रम की स्थिति है कि क्या आता है, कैसा आता है, कहाँ से आता है, वो पूरा का पूरा पूर्ण होगा। तो जैसे विद्यार्थियों वीडियो खत्म होगा उसके बाद में आपको इसकी जो फोटो स्टेट है, यानी कि आपको जो PDF है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। आप एक रजिस्टर बनाना है आपको और घर जा करके, यानी कि इस वीडियो के बाद में आपको क्या करना है, उसको पूरा का पूरा उतारना है और उसका मनन करना है। छोटे छोटे 2-3 पन्ने आपको लिखवाए जाएंगे, प्रतिदिन इतना ही पढ़ाया जाएगा और उस हिसाब से आपको पूरी की पूरी तैयारी इन गर्मियों की छुट्टियों में करनी है। तो देखते हैं विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और रचना प्रक्रिया। सबसे पहले विद्यार्थियों जब इस पाठ को शुरू करते हैं तो दाईं तरफ उस पाठ्यपुस्तक में ऊपर एक परिभाषा लिखी हुई है महात्मा गांधी की। उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इस टॉपिक से संबंधित महात्मा गांधी ने क्या कहा है। देखते हैं विद्यार्थियों, उसको सेम टू सेम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? गांधी जी ने लिखा है, समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। विद्यार्थियों, जैसे कि पानी का प्रवाह होता है, बहुत तेज गति से बढ़ता है आगे, उसी प्रकार से जो शक्ति होती है उस पानी के प्रवाह में, वैसी ही शक्ति बताई है गांधी जी ने समाचार पत्रों में।
आगे लिखा है इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। ये जो पानी है, खुला पानी है, उसको हम खुला छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, पानी का जो प्रवाह है वो गांव के गांव को बहा सकता है। इसी तरह निरंकुश कलम, यानी कि जो समाचार पत्र में लिखा जाता है, अर्थात जो मुद्रित माध्यम, आगे पढ़ने वाले इन चीज़ों को विशेष रूप से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को मुद्रित माध्यम क्या है, यानी कि प्रिंट मीडिया क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिस तरह उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। यदि जो कलम है, यानी कि जो समाचार पत्र में लिखने वाला है, लिखी जो स्थितियां जाती हैं, जो चीजें लिखी जाती हैं, वो यदि जनता के हित में काम नहीं करे और जनता को निरंकुशता प्रदान करे, यानी कि वहां पर निरंकुश जैसी स्थिति वाली हो, तो लेकिन अंकुश भीतर का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि अंकुश लगाना है समाज के लोगों पर, तो वो कैसा होना चाहिए, भीतर का होना चाहिए। बाहर का अंकुश तो और भी जहरीला होगा। तो यहाँ क्या उद्देश्य है समाचार पत्रों के, प्रिंट मीडिया के, क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार का जो लक्ष्य है उनका होना चाहिए और क्या क्या इनकी आवश्यकता है, इस बारे में गांधी जी का जो कथन है वो आपके लिए याद रख रहा है। आगे विद्यार्थियों, जब जैसे ही हम पाठ को आगे बढ़ते हैं पाठ में, तो यहाँ एक प्रकरण दिया हुआ है जो आपके प्रश्न आने की जिसमें से संभावना रहती है कि एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों, देखिए जनसंचार माध्यम में विद्यार्थियों जैसे कि आगे पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा मोटा मोटा आप समझ लेते हैं कि जो जनसंचार के माध्यम है, जैसे इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, आपके समाचार पत्र हैं, इस प्रकार से सभी जनसंचार के माध्यम होते हैं। तो एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए जो लेखक है या समाचार पत्र में लिखने वाला है, पत्रकार है, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। तो उत्तर होगा विद्यार्थियों आपको कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना, कि कौन सी विषय वस्तु किस जनसंचार माध्यम में फिट बैठती है, किस शैली का प्रयोग किस जनसंचार के माध्यम के लिए किया जाता है। दूसरा बिंदु इसमें आता है विद्यार्थियों, समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे आने वाला है जब हम समाचार लेखन पढ़ेंगे उसमें आएगा उल्टा पिरामिड शैली। तो यहाँ आपको अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि समाचार लेखन में रिक्त स्थान शैली का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें उल्टा पिरामिड शैली। यहाँ विद्यार्थियों आपको समान रूप से आप पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में उल्टा पिरामिड शैली के बारे में, लेकिन एक बार आपको और थोड़ा सा उसका जो अभ्यास है वो होना जरूरी है। उल्टा पिरामिड शैली को आप भूले नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इस पाठ्य पुस्तक के हिसाब से। उल्टा पिरामिड शैली में होता है विद्यार्थियों पिरामिड को उल्टा बनाना। और पिरामिड को हम उल्टा बनाएंगे तो उसमें स्थिति ये आनी है कि ऊपर जो सबसे ऊपर जो भाग होगा वो चौड़ा होगा, और चौड़े होने का मतलब ये है, देखिए विद्यार्थियों यहाँ आपको मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ उल्टा पिरामिड बनाने को। तो उल्टा पिरामिड इस प्रकार से होता है। अब ये भाग चौड़ा है, ये इस ज्यादा अंश को घेरता है, ये उससे छोटा है, ये तीन भागों में इसको बांटा जाता है। तो यहाँ मुख्य भाग, ये मध्य भाग और ये अंतिम भाग। अर्थात कहने से यहाँ पर ये है कि जो समाचार मुख्य होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनकी आवश्यकता, जिनकी प्रभावशीलता ज्यादा है, उनको सबसे पहले रखा जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे उस समाचार का जो महत्व है, कम महत्व वाला समाचार है तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। अर्थात सबसे मुख्य समाचार पहले, उससे कम मुख्यता वाला समाचार उसके बाद में धीरे धीरे, और जो सबसे कम जो उपादेयता वाला या कम महत्व वाला समाचार वो नीचे आता है। तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है विद्यार्थियों, ये प्रश्न इस बार 2024-25 में भी आया था कि जो समाचार लिखने के जो ककार हैं वो कितने हैं और उनका विवरण लिखिए, ऐसा प्रश्न आया था। तो समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। आगे पढ़ेंगे हम समाचार लेखन में, लेकिन आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि समाचार लिखते हुए 6 ककारों का ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, एक पंक्ति के रूप में यहाँ आता है, फीचर का जो तुलना है वो की गई है।
फीचर के बारे में भी अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फीचर क्या है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है, फीचर में और समाचार लेखन में क्या क्या अंतर होता है, सामान्य जो समाचार होता है उससे फीचर किस प्रकार से भिन्न होती है। तो यहाँ एक है आपको सामान्य जानकारी के रूप में कि फीचर लिखने में उल्टा पिरामिड शैली प्रयुक्त नहीं होती, अर्थात फीचर लिखने में उल्टा पिरामिड शैली के बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। यहां हमने देखा एक प्रश्न आ सकता है कि समाचार लेखन में और फीचर लेखन में एक प्रमुख अंतर क्या है। तो यहाँ प्रमुख अंतर यह है कि समाचार में हमने देखा उल्टा पिरामिड शैली प्रयुक्त होती है क्योंकि इसमें मुख्य समाचार है वो सबसे पहले आता है, जो सबसे ज्यादा महत्व का समाचार होता है, और धीरे धीरे जो कम महत्व के समाचार है वो आगे आते हैं। तो यहाँ इसमें फीचर में क्या होता है कि ऐसा निश्चित नहीं है कि उसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग हो। फीचर को विद्यार्थियों को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, कम महत्व वाली चीजें भी पहले रखी जा सकती हैं, मध्य में रखी जा सकती हैं, अंत में रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर समाचार लेखन और फीचर लेखन में अंतर यह है कि जिस प्रकार से जहां ये देखा जाता है कि समाचार में उल्टा पिरामिड शैली में पहले मुख्य समाचारों को रखा जाता है और जैसे जैसे कम जो महत्व वाले समाचार होते हैं उनको बाद में रखा जाता है, लेकिन फीचर में फीचर की जो शुरुआत है वो उसमें मुख्यता को कोई स्थान नहीं है, फीचर लेखन को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अगला आता है विद्यार्थियों, विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है आपका विशेष लेखन। उस विशेष लेखन में हम देखेंगे विस्तृत रूप से। उससे पहले हम सामान्य जानकारी के रूप में आया है कि विशेष रिपोर्ट यदि लिखनी है, विशेष लेखन यदि करना है, उसमें क्या है, तथ्यों की खोज, जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनकी खोज करना और विश्लेषण पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। क्योंकि ये सामान्य लेखन से अलग चीज है, ये विशेष लेखन है, इसमें तथ्यों की खोज की जाती है और उसका विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। अब विद्यार्थियों उसी पाठ में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पाठ का पत्रकारीय लेखन का, उसमें दिया हुआ है अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। तो अच्छे लेखन कैसे होता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए अच्छे लेखन में सबसे प्रमुख बात तो यह है विद्यार्थियों को वाक्य छोटे होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और जटिल वाक्यों के बजाय सरल वाक्य लिखने को आप प्रायोरिटी दें, यानी कि सरल वाक्य लिखने को वरीयता देंगे। अर्थात वाक्य कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जो छोटे वाक्य हैं उनको महत्ता यहाँ पर होनी चाहिए। अगला है विद्यार्थियों, एक अच्छा लेखक कैसे बन सकते हैं, अच्छा कैसे लिख सकते हैं, उसका दूसरा फैक्ट यह है कि आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। आम बोलचाल की जो भाषा है उसको यहाँ पर प्रयुक्त करना चाहिए। अगला है विद्यार्थियों, जाने माने लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़ें। उसका कारण क्या है, देखिए लिखना सीखने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और सुनना है, क्योंकि जाने माने जो लेखक हैं उनकी रचनाओं को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन चीजों का ध्यान रखा है। क्योंकि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए जो विद्यार्थी है, जो लेखक या कवि है, जो कुछ लिखना चाहता है तो वो लिखने के लिए, अब आपको लिखने की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना ही पड़ता है, मौखिक के लिए वहां स्थान नहीं है। तो वह लिखने के लिए आप अच्छा कब लिखोगे, अच्छा आप तब लिख पाओगे जब आप अच्छा आप पढ़ोगे, अच्छा आप सुनोगे, तभी तो अच्छा लिख पाओगे। इसीलिए विद्यार्थियों आपको पहले अच्छी तरह से वीडियोज को समझना है, उसके बाद में आपको लिखना है, फिर आपको याद होगा। अब आप एक बार में अच्छी तरह से किसी विषय वस्तु को समझ लोगे तो आप अच्छा लिख सकते हो। तो यहाँ अच्छा लिखने के लिए जरूरी क्या है कि अच्छा लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसलिए जो जाने पहचाने जाने माने जो रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों कई बार अपने लेखन में लोकोक्ति और मुहावरे जो प्रचलित हो जाते हैं, उन लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी यहाँ पर समुचित रूप से करते रहना चाहिए। अगला है, लिखने का उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों, तथ्यों को व्यक्त करना होना चाहिए। अपनी भावनाओं को क्या अभिव्यक्ति दे पा रहे हो, ऐसा उद्देश्य उस लेखन का होना चाहिए, न कि दूसरे को प्रभावित करना। लिखने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई दूसरा प्रभावित हो। लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपनी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना, केवल एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति होना चाहिए उसका उद्देश्य। अंतिम इसमें दिया हुआ है, अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार विमर्श करने का या विचार करने का धैर्य होना चाहिए।
तो अच्छा लिखने के लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। बहुत से तथ्यों पर पहले विचार किया जाता है, तब जाकर के कुछ लिखना चाहिए। यहाँ विद्यार्थियों अब आता है एक, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया थी इस पत्रकारीय लेखन की, लेकिन अब डायरेक्ट आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि पत्रकारीय लेखन क्या है, विवरण दीजिए या संक्षेप में लिखिए। तो पत्रकारीय लेखन क्या है, इस संबंध में हम देखते हैं विद्यार्थियों। अखबार, ध्यान से समझना है, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं, उसको आपको हृदयंगम करना है। अखबार या समाचार माध्यमों में काम करने वाले, या तो किसी अखबार संगठन में, समाचार संगठन में जो काम करने वाले हैं, वो पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। और लेखन के जो विभिन्न रूप हैं उसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी कि पत्रकारिता, पत्रकारीय लेखन एक ही बात है। और जिन रूपों का प्रयोग अपने पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, विभिन्न रूपों का, लेखन के विभिन्न रूपों का जो प्रदर्शन है, इस्तेमाल करना है, उसे ही क्या कहते हैं, पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अगला इसमें टॉपिक विद्यार्थियों आता है कि पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, पत्रकार के प्रकार लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थियों पत्रकार के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला प्रकार जो है वो पूर्णकालिक, दूसरा है अंशकालिक जिसे स्ट्रिंगर कहते हैं, और तीसरा है फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार। तो यहाँ पहला देखते हैं विद्यार्थियों पूर्णकालिक पत्रकार। तो पूर्णकालिक पत्रकार क्या है, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला। कोई भी समाचार संगठन है, जैसे कि राजस्थान पत्र का समाचार पत्र चलता है, तो उस समाचार पत्र के प्रकाशन तक, यानी कि सूचनाएं जुटाने से, समाचार इकट्ठे करने से, उस अखबार में छपने की सामग्री छपने तक जो भी बहुत बड़ा एक उसमें संगठन होता है, काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो तब जाकर के ये अखबार में सूचनाएं छपती है, समाचार छपते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि पूर्णकालिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, पूर्णकालिक यानी कि पूरे समय के लिए। तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला, अब ये ध्यान रखना है, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, जिसको नियमित वेतन मिलता है, परमानेंट जिसको पेमेंट मिलता है। तो यहाँ किसी समाचार पत्र को लॉस हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है, लाभ हो रहा है, लेकिन वो कर्मचारी कैसा है उस समाचार संगठन में, नियमित वेतनभोगी कर्मचारी है, तो वो वहां होगा विद्यार्थियों पूर्णकालिक पत्रकार। दूसरे नंबर पर आता है अंशकालिक पत्रकार, इसे स्ट्रिंगर कहते हैं। अब अंशकालिक का मतलब अंश यानी कि थोड़े समय के लिए। तो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार। जैसे कोई समाचार संगठन है, किसी व्यक्ति विशेष को किसी मानदेय पर, एक निश्चित मानदेय पर, अब नियमित वेतनभोगी की तो पूर्णकालिक में क्या होगा, जैसे जैसे राज्य सरकार के द्वारा उसका पेमेंट बढ़ाया जाएगा तो उसका भी बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित मानदेय पर उसका पेमेंट क्या है, पूर्णकालिक नहीं है, वो नियमित वेतनभोगी नहीं है, जो अंशकालिक है। तो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला जो कर्मचारी है या पत्रकार है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंगर यानी कि अंशकालिक पत्रकार। तो 2 चीजें आपने पढ़ी अभी तक, एक तो पूर्णकालिक और एक अंशकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक में आपको ध्यान रखना है कि नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, और अंशकालिक में याद रखना है निश्चित मानदेय पर काम करने वाला कर्मचारी या पत्रकार। तीसरा आता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जैसे शब्द में आ रहा है फ्री यानी कि स्वतंत्र, तो फ्रीलांसर पत्रकार आता है स्वतंत्र पत्रकार। उसमें आता है भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखने वाला पत्रकार। देखिए किसी में क्षमता है, लेखन अच्छा वो कर सकता है, तो यहाँ आज राजस्थान पत्रिका के लिए किसी समाचार की आवश्यकता पड़ी, लेख लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो जो मानदेय दिया गया उसके लिए वो उसके भी लिख दिया है। 5 दिन बाद दैनिक भास्कर वाले ने या दैनिक नवज्योति वाले जो समाचार संगठन ने उससे संपर्क किया, वो पैसे देगा तो उनके लिए लिखेंगे। कोई भी समाचार पत्र जो उसे पैसा देगा संगठन, उसके लिए लिखने के लिए वो क्या होंगे, फ्री होंगे। इसलिए फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र पत्रकार होते हैं।
आगे आता है बिंदु विद्यार्थियों, पत्रकारीय लेखन का संबंध का क्षेत्र समसामयिक यानी कि करंट, जैसे कि आप देखते हैं सुनते आए हो आप करंट जीके यानी कि फिलहाल में क्या समसामयिकी चल रही है, तो समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। अर्थात यहाँ पर कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। पत्रकारीय लेखन जो होता है वहां कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। उसमें तो क्या होती है कि समस्याएं होती हैं जो समसामयिक होती हैं, और वास्तविक घटनाएं होती हैं, वास्तविक मुद्दे होते हैं, उनसे वो जुड़ा रहता है, वो पत्रकारीय लेखन होता है। आपसे सही गलत का ही प्रश्न आ जाए कि पत्रकारीय लेखन का संबंध होता है कैसी घटनाओं से, तो काल्पनिक घटनाओं से, वास्तविक घटनाओं से, तो ऐसा आपको वास्तविक घटनाएं, वास्तविक समस्याएं, वास्तविक मुद्दे होते हैं जो समसामयिक जीवन शैली से जुड़े होते हैं। आगे है पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है, तो आप थोड़ा सा पहले ही सुन चुके हो कि यहाँ आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक संस्कृत निष्ठ भाषा शैली के बजाय, यानी कि अलंकारिक और संस्कृत निष्ठ भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा शैली जो प्रयुक्त की जाती है वो बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल की जाती है। अब विद्यार्थियों यहाँ एक प्रश्न और आता है कि पत्रकारीय लेखन और साहित्यिक यानी कि सृजनात्मक जो लेखन है उसमें अंतर। एक तो होता है विद्यार्थियों, जैसे कि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं प्रतिदिन, उस समाचार का जो उस अखबार का जो समाचार छपा है उसमें, और आप एक पुस्तक पढ़ रहे हो, उसमें कोई कविता पढ़ रहे हो, वो साहित्यिक है, वो आपका सृजनात्मक है, उस समाचार में और आपकी कविता में जो साहित्यिक लेखन है उन दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर को देखने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है। तो यहाँ है पत्रकारीय और साहित्यिक लेखन में जो अंतर है वो इस प्रकार से है। पत्रकारीय लेखन का संबंध जो होता है वास्तविक घटनाओं से, कोई घटना घटी है उसी को समाचार पत्र में छापा जाएगा। तो पत्रकारीय लेखन का जो संबंध है वो वास्तविक घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों से है, जबकि साहित्यिक लेखन का संबंध कल्पना से है। तो यहाँ जो कल्पना होगा, कल्पना से जो संबंधित चीज होगी वो साहित्यिक लेखन होगा, सृजनात्मक लेखन होगा, लेकिन वहां पर कल्पना के लिए पत्रकारीय लेखन में कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ वास्तविक घटनाएं होती हैं पत्रकारीय लेखन में, जबकि साहित्यिक लेखन में कल्पना से संबंधित चीजें होती हैं। कवि की कल्पना होती है, जैसे कोई कविता करता है तो किसी चीज की कल्पना वो किस शब्दों में करता है, तो कल्पना से संबंधित जो चीजें हैं वो साहित्यिक या सृजनात्मक लेखन में होती हैं। दूसरा है पत्रकारीय लेखन का जो संबंध है वो समसामयिक होता है, करंट होता है, जो उस परिवेश में, उस समय सीमा में, जो फिलहाल में जो समय चल रहा है उसमें क्या घटित होता है उसका संबंध समसामयिक होता है। जबकि साहित्य का संबंध क्या होता है, इतिहास से होता है। साहित्य का संबंध हिस्ट्री से होता है, इतिहास से होता है, पहले जो निकल चुका है उससे होता है। यह अगला है विद्यार्थियों, पत्रकारीय लेखन में पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है, जबकि सृजनात्मक साहित्यिक लेखन में लेखक को छूट रहती है, वो अपने विचारों को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकता है। पत्रकारीय लेखन, एक प्रश्न आता है, पत्रकारीय लेखन बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की किस प्रकार से। बाहरी दुनिया में खिड़ने वाली खिड़की, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। पत्रकारीय लेखन का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से व्यापक है, कहा गया है ये इसलिए इसे बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्रकारीय लेखन के द्वारा प्रतिदिन सुबह देश, दुनिया और अपने आसपास की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से पाठकों को अवगत कराया जाता है। तो ये सुबह सुबह जैसे ही आप अखबार आपके हाथ में आता है तो आप देश दुनिया की बहुत सारी समाचार पढ़ते हो, सुनते हो, क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या परिलक्षित हो रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो वो सभी चीजें आती है, तो एक खिड़की के रूप में दिखाई देता है। अब एक अंतिम जो बिंदु है हमने वो जो लिया है वो इसमें ये दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक समाज में अखबार पहरेदार के रूप में है, यानी कि द्वारपाल के रूप में है, गेटकीपर के रूप में है, शिक्षक की भी भूमिका वो निभाता है, और जनमत निर्माता के रूप में, यानी कि जनमत निर्माण करने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पत्रकारीय लेखन से संबंधित ये वीडियो आपको सुनाया है, और अब आपका ये कार्य है कि आप वीडियो को जैसे आप सुनना बंद करें
और वीडियो जैसे ही समाप्त हो तो आपको ये जो आपको मैं PDF डालने वाला हूँ इस चीज़ की, तो उस आप उतारें, एक रजिस्टर बनाएं अच्छी तरह से उसको। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मिनट में इसको लिख सकते हो, याद कर सकते हो। अब अगले टॉपिक के साथ में जो समाचार लेखन से संबंधित है पुनः मिलते हैं। जुड़े रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।